बेला की शादी एक गरीब घराने के लड़के राघव के साथ होती है। वो अपने गरीब ससुराल में दहेज में बाकी सामान के साथ एक बहुत ही सुंदर और महंगा फ्रिज ले जाती है। ससुराल में सास सुजाता, ससुर अनुपम और देवर विवेक होते हैं। बेला अमीर तो थी, लेकिन वो साथ ही बहुत कंजूस भी होती है और उसका स्वभाव काफी बुरा होता है। अरे बेला, तुमने ये फ्रिज यहाँ हमारे कमरे में क्यों रखा है? इसे बाहर रख दो ना बेला। नहीं राघव, वो क्या है ना, ये फ्रिज एकदम लेटेस्ट और ब्रांडेड है। इसे चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब कहीं घर में से किसी ने इसे गलत तरह से छू लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी कीमत इतनी है कि तुम्हारी साल भर की कमाई भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने इसे हमारे कमरे में ही रखा है। लेकिन मेरे घर वाले अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन उन्हें एक बार अगर समझा दिया कि इस फ्रिज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लोग इसे एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नहीं राघव, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसीलिए इसे यहीं रहने दो। जब भी किसी को कुछ चाहिए होगा तो मैं उन्हें दे दूंगी। पर बेला। राघव बस, अब मुझे इस विषय पर और कोई बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ तुम्हारा टिफिन पैक करने। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, काम पर जाने के लिए देरी हो जाएगी वरना तुम्हें। गर्मी का कहर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और ऐसे में घड़े का पानी भी कुछ कम नहीं आता। जब सुजाता बेला से पानी मांगने जाती है तभी बेला बहू, थोड़ा सा पानी दे दो बहू, मुझे बहुत प्यास लगी है। घड़े का पानी भी तप चुका है। इस भीषण गर्मी में सच में बहुत बुरा हाल हो रहा है। हाँ माँ जी, मैंने अभी अभी इस फ्रिज में पानी भर कर रखा है। अभी वो थोड़ी देर में ठंडा हो ही जाएगा। तब तक क्या आप मेरे सर की मालिश कर दोगी? क्या? माफ कीजिएगा माँ जी, मैंने आपसे ये काम कह दिया। मुझे लगा आप मेरी माँ समान हो। मेरी माँ भी मेरी मालिश करती थी, इसीलिए मैंने उस हक से आपको भी कह दिया। अरे बहू, कोई बात नहीं, मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ। रुक, अभी तेल की शीशी लाती हूँ और तेरे सर की अच्छे से मालिश करती हूँ। आखिर तू मेरी बहू थोड़ी है, तू तो मेरी बेटी है। हाय माँ जी, आप कितनी अच्छी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुजाता बेला के सर की मालिश करती है और उसके बाद बातों ही बातों में बेला सुजाता से अपने पैरों की भी मालिश कराती है और उसे बहुत थका देती है। बहू, अभी तो 1 घंटा हो गया है, अभी तो पानी दे दो मुझे। हाँ 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 माँ जी, अभी देती हूँ। बेला सुजाता को बस 2 घूंट जितना पानी देती है। बहू, थोड़ा सा पानी, मतलब इतना पानी नहीं था, थोड़ा और पानी दे दो बहू, बहुत प्यास लगी है मुझे। पिछले 1 घंटे से मेरा गला सूखा पड़ा है। माँ जी, वो क्या है ना, शायद आज पानी जाने वाला है। वो मोहन काका बोल रहे थे, इसीलिए मैंने पानी की बचत कर रही हूँ। इसीलिए आप ना अभी इतना ही पानी पियो। लेकिन बहू, हमारी गली में तो पानी की कोई समस्या नहीं होती, ऐसे अचानक से कैसे हो जाएगी? दे दो ना बहू। माँ जी, आपको एक बार बोली हुई बात समझ नहीं आती क्या? अरे, जितना पानी दे रही हूँ उतना पियो, वरना उतना भी नहीं दूंगी। समझ गई आप? हाँ। ये बात राघव देख लेता है। बेला, ये सब क्या हो रहा है? अरे माँ को पानी चाहिए तो दो ना इन्हें। इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? लेकिन राघव, कोई बात नहीं, ये 2 घूंट पी कर ही मेरी प्यास बुझ गई है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। सुजाता झूठ कहती है ताकि राघव और बेला के बीच कोई अनबन ना हो और वो वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब विवेक को देखने के लिए लड़की वाले घर आते हैं तभी बेला सबको शरबत देती है जो बहुत गर्म होता है और साथ ही खीर भी बेस्वाद और खराब होती है। और हर, ये इतनी गर्मी में इतना गर्म शरबत पिला दिया आपने, और ये क्या, ये खीर तो खराब हो चुकी है गर्मी में। छी छी छी। ऐसी खातिरदारी करते हैं आप घर आए मेहमानों की? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो गर्मी के कारण। हमें कुछ नहीं सुनना है। मैंने ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी जहाँ के लोग इतनी बुरी तरह से रहते हैं। हाँ। इस तरह लड़की वाले रिश्ता पक्का होने से पहले ही वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। बेला भाभी, आपने तो सब कुछ फ्रिज में रखा था ना, शरबत, खीर और बाकी सारी चीजें।
फिर ये सब खराब कैसे हो गई? बहू, तूने सब कुछ फ्रिज में क्यों नहीं रखा? हाँ बहू। बेला, तुम्हारी इस लापरवाही के कारण देखो, आज विवेक का फिर एक बार रिश्ता पक्का होते होते रह गया। मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं वो सारे काम की गड़बड़ी में भूल गई, सब कुछ फ्रिज में रखना, और गर्मी के कारण सब कुछ खराब हो गया। सॉरी राघव, सॉरी देवर जी। फिर बाद में बेला अकेले में खुद से कहती है, इन सब बेवकूफों को लगा कि मैं वाकई में सब कुछ फ्रिज में रखना भूल गई, लेकिन सच तो ये है कि मैंने जानबूझकर फ्रिज में कुछ नहीं रखा। बेला की कंजूसी बढ़ती जाती है। वो फ्रिज का इस्तेमाल बस खुद के लिए ही करती है और किसी को भी फ्रिज का इस्तेमाल करने नहीं देती। एक दिन अचानक से अनुपम को गर्मी में चलने के कारण चक्कर आ जाते हैं और तभी होश आने पर सुजाता फटाफट से फ्रिज में से पानी निकाल लेती है। ये लीजिए अनुपम जी, पानी पीजिए। हाँ, अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे सुजाता। तभी ये सब देख बेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत अनुपम के हाथ से ठंडे पानी का ग्लास छीन लेती है और तभी वहां पर विवेक और राघव भी पहुंच जाते हैं। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे फ्रिज को छूने की? लेकिन बहू, तुम्हारे बाबूजी को चक्कर आ गया था, इसीलिए मैंने फ्रिज में से पानी लिया। आइंदा से अगर आपने मुझसे पूछे बगैर मेरे फ्रिज को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बेला, बस बहुत हुआ तुम्हारा। तुम मेरी माँ और बाबूजी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। जब से तुम और तुम्हारा ये फ्रिज इस घर में आए हैं, तब से मैं ये नाटक देख रहा हूं। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो बेला? अरे, किसी को पानी देना कितना बड़ा पुण्य का काम होता है, और तुम इतनी बुज़दिल हो कि तुम किसी को एक गिलास पानी तक पीने नहीं देती। अरे, क्या बिगड़ जाएगा? तुम ये सब अपने घमंड के कारण करती हो, ताकि सब तुमसे डर कर रहें। तुम अमीर तो हो, लेकिन दिल से बहुत गरीब हो बेला, इसलिए मैं तुम्हारा साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो राघव? हाँ बेला, चली जाओ मेरे घर से। जो औरत मेरे माँ बाबूजी का सम्मान नहीं कर सकती, मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगा। इतना कहकर राघव बेला और उसके फ्रिज को घर से बाहर निकाल देता है। बेला को उसके माँ बाप भी नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि उन्हें भी उसके इस बर्ताव पर गुस्सा आता है और वो अब अकेली यहाँ से वहां दर बदर भटकने लगती है। फ्रिज को बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? कहीं कोई ठिकाना ही नहीं रहा मेरा जाने का। ये सब मेरे घमंड और कंजूसी के कारण हुआ है। मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने सबके साथ बुरा किया। बेला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल जाकर सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और सब उसे दिल बड़ा करके माफ कर देते हैं और अपने इस सबक से बेला खूब सुधर जाती है और सबके साथ प्यार से रहने लगती है। बहू, कम खाया कर। अंजलि एक गरीब घराने से होती है। उसकी शादी अमीर लड़के ऋषभ से होती है। अमीर घराने में जाने के बाद अंजलि को रोजाना अपनी पसंद के पकवान खाने मिलते हैं। अरे वाह, आज तो मानो मेरी लॉटरी ही लग गई है। ये आलू के सालन, छोले भटूरे, सूजी का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पनीर, बटर नान, उफ, इन सबको देखकर तो मेरे मुंह में पानी नहीं, पानी की बाढ़ आ रही है, बाढ़। अंजलि उस खाने पर टूट पड़ती है और झट से सारे पकवान सफा चट कर देती है। तभी वहां उसकी सास सुमित्रा आती है और वो मुंह बनाते हुए अपने आप से कहती है, कैसी लड़की है ये? छी, देखो तो कैसे पागलों की तरह खाना खा रही है। पता नहीं हमारे लल्ला को इसमें क्या दिखा जो उसने इस गरीब और बेवकूफ लड़की से शादी कर ली। हाँ, अरे माँ जी, आप आइए ना, आप भी खाइए। कितनी बेवकूफ हो तुम। अरे सारा खाना चाट गई किसी जंगली बिल्ली की तरह, और खाना खत्म होने पर मुझसे कह रही हो आइए खाइए, बेशरम कहेगी। हाँ, लेकिन माँ जी वो, चुप रहो तुम अब अपने ससुराल में आई हो, और ये कोई ऐसा वैसा ससुराल नहीं है, काफी उसूलों वाला अमीर ससुराल है, तो यहाँ ढंग से रहो। ये तुम्हारे गांव के मैदान नहीं है जो हर वक्त इधर से उधर भागती फिरती रहोगी पागलों की तरह। ठीक है माँ जी, समझ गई। पहले पहले तो सुमित्रा अंजलि का बेहिसाब खाना नजरअंदाज करती है, लेकिन बाद में वो देखती है कि अंजलि दिन रात हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती। अभी 1 घंटे पहले तो इसने 10 के 10 समोसे खाए थे, वो भी तीखी चटनी के साथ,
और अभी ये यहाँ बैठकर जलेबियां और आइसक्रीम ठूस रही है। अरे ओ बहू, ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? नाटक कहाँ है माँ जी, मैं तो सच में खाना खा रही हूँ। नाटक में तो नकली खाना होता है, ये तो असली खाना है। ओफो, तुम बचपन में सिर के बल गिरी थी क्या कहीं? नहीं तो तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई प्रॉब्लम है। अरे अभी 1 घंटे पहले तुमने इतने सारे समोसे खाए थे और अभी वापस ये आइसक्रीम और जलेबियां खा रही हो तुम। थोड़ा कम खाया करो ना, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। माँ जी, मैं कम ही तो खा रही हूँ, कहाँ इतना ज्यादा खा रही हूँ। इसे कम खाना कहते हैं क्या? ज्यादा उल्टे जवाब मत दो मुझे, वरना मैं ही तुम्हें उल्टा टांग कर पीटूंगी। माना कि तुम गरीब हो, तुमने अपनी जिंदगी में इतना सारा खाना कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक साथ ही अपनी पूरी जिंदगी की कसर पूरी कर दो। अरे धीरे धीरे खाओ ना। ठीक है माँ जी। सुमित्रा के समझाने के बावजूद भी अंजलि पर कोई असर नहीं पड़ता। वो रोजाना घर के नौकरों से कहकर अपनी पसंद का सारा खाना बनवाती है और दिन रात बस कुछ न कुछ खाती ही रहती है। सुमित्रा तो अपनी बहू के खाने से 4 दिन में ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कौन सी जंगली बहू उठा लाया है मेरा बेटा। अरे बहू, सुबह से लेकर अभी तक तू 10 से 12 बार अलग अलग पकवान खा चुकी है। तुझे कुछ अक्ल वक्कल है या नहीं? बहू, थोड़ा कम खाया कर। ऐसे बेहिसाब खाते रहेगी तो जल्दी ही तेरा वजन बढ़ेगा और तू मोटी हो जाएगी। माँ जी, आप मेरे खाने पीने पर टोका मत कीजिए। माना कि आप मेरी सास हो, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ और मैं चाहे कुछ भी खाऊं पीऊं, वो मेरी मर्जी, मेरा मुंह। आप अपने काम से काम रखिए। हाँ, नालायक कलमुही कही की। अंजलि के नॉन स्टॉप खाने के कारण वो 2 हफ्तों में ही मोटी हो जाती है और जब उसकी मुंह दिखाई के समय सुमित्रा की सहेलियां घर आती हैं, तभी अरे सुमित्रा, तुम्हारी बहू 15 दिनों में गोलगप्पे की तरह कैसे हो गई? हाँ हाँ, शादी के समय तो इसके गाल अंदर थे, अब बाहर आ गए हैं। कितनी मोटी हो गई है तेरी बहू सुमित्रा। हमारी बहुएं तो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, जिम जाती हैं और डाइट भी करती हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद बस चेहरा निखर आया है इसका। अरे तू हमसे मत छुपा, साफ साफ दिख रहा है सब। अंजलि के कारण सुमित्रा का मजाक बन जाता है। सबके जाने के बाद देखा अंजलि बहू, तुम्हारे कारण मुझे सबके ताने सुनने पड़े, सबने मेरा मजाक बनाया। अरे अभी तो सुधर जाओ और कम खाओ, खा खा कर फूल जाओ कि गुब्बारे की तरह एक दिन। हाँ तो फूलने दो, इंसान जीता किसके लिए है? खाने के लिए। मैं जब गरीब थी तब मैंने बहुत डाइट कर ली और अब अमीर घर की बहू बन चुकी हूँ, इसलिए अब मैं जितना चाहे उतना खाऊंगी और किसी के पिताजी से नहीं डरूंगी। इतना कहकर अंजलि 2 पिज्जा एक झटके में ही खा जाती है और ये देख सुमित्रा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, मेरे भाग्य में ही ऐसी बहू लिखी थी क्या? अब गुजरते समय के साथ अंजलि मोटी होती जाती है और ये देखकर ऋषभ उससे कहता है, देखो अंजलि, तुम्हें तुम्हारे सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं। अरे अभी तो कम खाओ, तुम पहले कितनी खूबसूरत थी और अब देखो कितनी मोटी हो चुकी हो। बस ऋषभ जी बस, मैं अच्छी तरह समझती हूँ आपको मेरे खाने पीने से दिक्कत होने लगी है ना अभी। मैंने वैसे नहीं कहा अंजलि। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत कीजिए। अंजलि, तुम्हारे मोटापे के कारण एक दिन तुम्हें ही सबसे ज्यादा पछतावा होगा। हमारा क्या है, हमारा काम है तुम्हारा भला सोचना, लेकिन जब तुम्हें खुद को ही अपना नुकसान करवाना है तो हमारा बोलकर भी क्या फायदा। हाँ, करो जो करना है। अंजलि का हमेशा से सपना था कि वो एक फैशन मॉडल बने। वो अखबार में इश्तिहार पढ़ती है, बेस्ट सुपर मॉडल ऑफ द ईयर, ये कंपटीशन तो मैं ही जीत कर रहूंगी, लेकिन इस मोटे शरीर के साथ मैं कैसे जाऊंगी कंपटीशन में? इसलिए कह रही हूँ कि कम खाया कर। अरे बहू, मोटा होने के बाद तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, खुद को तो देख पाती नहीं है आईने में ठीक से। माँ जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अरे बहू, मैं तो तुम्हारे लिए
आप फिर से शुरू मत होइए। मुझे किसी बात का गम नहीं। अगर मेरा फैशन मॉडल बनने का सपना टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मैं तो जी भर कर खाऊंगी और खाती रहूंगी। अंजलि अब और ज्यादा मोटी हो जाती है और एक दिन जब ऋषभ अपने किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा ही रहा होता है कि तभी अंजलि का पैर फिसल जाता है और वो सीधे ऋषभ के बदन पर गिर जाती है। मर गया मैं। अरे बाप रे, बहू बहू उठो बहू, तुम्हारे 100 किलो के वजन से मेरा बेटा मर जाएगा। माँ जी, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। नौकरों को बुलाइए, जल्दी बुलाइए, वरना आज मैं विधवा हो जाऊंगी। सुमित्रा जल्दी से नौकरों को बुलाती है और आदमी अंजलि को उठाते हैं, लेकिन उसे उठाने के बाद भी ऋषभ बेहोश पड़ा रहता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। पूरे 24 घंटों बाद वो ठीक होकर घर आता है। देखा बहू, तुम्हारे कारण मेरे बेटे का ये हाल हुआ, तुम्हारे मोटे शरीर की वजह से। कल मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उस मीटिंग से हमारा बिजनेस और ज्यादा ऊंचाइयां छूता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही मेरा ये हाल हो गया। अंजलि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि ज्यादा खाना खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक है। माँ जी, आप सही कह रही हो। ज्यादा खाना खाने के कारण मैं मोटी हो चुकी हूँ। पहले मैं सारे काम आसानी से झट से कर लेती थी, लेकिन अब इस मोटापे के कारण मुझे जल्दी थकावट हो जाती है। पहला माला चढ़कर ही मैं हांफने लगती हूँ, और तो और मोटे शरीर के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। मोटा होने के कारण मुझे खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी तकलीफें हो रही हैं, और इसलिए मैं आज से आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कम खाना खाया करूंगी। हाँ अंजलि, हर एक चीज हद से ज्यादा की जाए तो वो हानिकारक ही होती है, फिर चाहे वो खाना हो या कुछ और। हाँ ऋषभ जी, माफ कर दीजिएगा आप दोनों मुझे। सुमित्रा और ऋषभ अंजलि को माफ कर देते हैं और उसके बाद अंजलि कम मात्रा में खाना खाने लगती है और कुछ ही महीनों में पतली भी हो जाती है। फिर सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।